बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में है। इंट्रोडक्टरी वीडियो है और उसके बाद इसमें हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है क्या। सिग्नल्स के दो टाइप हैं, कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम। और ये सिग्नल देखिए, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टाइम। और इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये है टाइम एक्सिस और ये हमारा एम्पलीट्यूड एक्सिस। तो जब कंटिन्यूस टाइम की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट इन टाइम सिग्नल मौजूद है। यानी 0 पे है, 0.001 पे है, 0.002 पे है, इस तरह से तमाम पॉइंट्स के ऊपर सिग्नल मौजूद है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये सिग्नल कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो चूँकि ये टाइम एक्सिस को जब देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूस है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब इसके मुकाबले में हम डिस्क्रीट टाइम को देखते हैं। अच्छा, इसको आमतौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स टी से। एक्स ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर टी लिखा जाता है। अब आ जाते हैं हम डिस्क्रीट सिग्नल को। इसी सिग्नल को अगर हम सिर्फ वक्फे से देखना चाहें, यानी 0 सेकेंड पे क्या वैल्यू है, 1 सेकेंड पे क्या वैल्यू है, 2 सेकेंड पे क्या वैल्यू है, तो अब ये जो टाइम एक्सिस है ये कंटिन्यूस नहीं रहा, ये डिस्क्रीट हो गया, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान हमें कोई पता नहीं क्या वैल्यू है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा डिस्क्रीट। और अब आप देखें कि ये सिर्फ इस पॉइंट पे हमने वैल्यू लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, तो ये फ़र्क है। और यहाँ हमने एक्स टी से इसको ज़ाहिर किया सिर्फ फ़र्क करने के लिए कि ये डिस्क्रीट टाइम है और ये कंटिन्यूस टाइम है। इसको अब हम एक्स एन से ज़ाहिर करेंगे। एक्स और ये दूसरे वाला ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट, और उसके बाद ये लेटर एन लिखेंगे। तो बेसिक फ़र्क ये है, ये मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया। आमतौर पे बुक्स में जो है वो कुछ इस तरह से ये डॉट या नुक्ते डाल के ना, तो इस तरह से इस सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने आगे जो सवाल करना है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स के बारे में है। तो आइए हम ये रिवाइज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को। कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन ऑल्सो बी रिटन इन पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी ये z जो है इसको हम लिख सकते हैं r एंगल थीटा, या उसको हम लिख सकते हैं आर ई रेस टू द पावर जे थीटा। अब ये समझे, ये आर है जो इसका ये इस ट्रायंगल के जो हाइपोटेनस है, ये आर है, और बेस के साथ या रियल एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है थीटा। अब इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो ये देखिए, हम इसको सिग्नल को z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई। अब ये x है हमारा रियल एक्सिस और y है इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी के साथ हम j लिखते हैं, तो x प्लस जे वाई लिखेंगे तो इसको कहा जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म। और अगर हम r और थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये z हो जाएगा r एंगल थीटा, तो इसको कहा जाता है पोलर फॉर्म। और अगर हम ई रेस टू द पावर में लिखें, यानी आर वही रहा, मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ एंगल को हम ई रेस टू द पावर जे थीटा या जे फाई लिख लेते हैं, तो इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये तीनों चीज़ों को जहन में रखते हुए, अच्छा एक चीज़ और कि ये एक्स एक्सिस को हम आर कॉस थीटा भी लिखते हैं और वाई एक्सिस को आर साइन थीटा भी लिखते हैं, और ये फिर टेंजेंट थीटा हो जाता है। बहरहाल हमें कॉस थीटा और साइन थीटा से ज़्यादा गरज है। तो ये एक फार्मूला है जो यूलर फार्मूला कहलाता है। इसमें आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म को आप इसमें लिंक करते हैं, यानी ई जे रेस टू द पावर फाई इक्वल कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। तो इसको आपने जहन में रखना है जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए
हम देखते हैं कि हम पहला क्वेश्चन क्या है, 1.1 एंड चैप्टर प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये इस फॉर्म में यानी x प्लस जे वाई फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। और ये सारे हैं, इनको बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे अभी मैंने बताया कि ये हमें यूलर फार्मूले को जहन में रखना है, और यूलर फार्मूलेज को अगर आप लाइन में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि ये कॉस एक्सेस है और ये साइन, ये जो जिसको हम एक्स एक्सेस भी कहेंगे। तो अब आर, अगर इसके साथ आर लगा दें तो आर ई जे थीटा ये पोलर हो गया, और आर कॉस फाइव प्लस जे फाइव, सॉरी यहाँ ये फाइव है, मैं थीटा कह रहा हूँ बार बार। तो ये रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और इसको अगर आप ओपन कर लें तो ये भी एक फॉर्म आ गया। अब आते हैं पहला हिस्सा इस सवाल का। अब ये देखिए यहाँ पे है हाफ, ये क्वेश्चन इसको ले रहे हैं हम सिर्फ। सो इट इज़ हाफ ई रेज टू द पावर जे पाई। अब इसका तरीका आपने ये करना है कि आप ये देखिए, इससे हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो हाफ तो बाहर आ गया, ई रेज टू द पावर जे फाई, ई रेज टू द पावर जे फाई हमारा हो गया पाई कॉस पाई प्लस जे साइन पाई। इस फार्मूले से डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और अगर आपको याद हो, नहीं तो कैलकुलेटर यूज़ करें। कॉस पाई जो है वो इसकी वैल्यू -1 है, और साइन पाई की वैल्यू वो 0 है। तो ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू इज -1/2। ये हमारा आ गया फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म पे, ये हमने आंसर निकाल लिया। अब आ जाते हैं दूसरे को। दूसरे में क्या फ़र्क है, साइन माइनस है, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट इस माइनस चेंज कर देंगे साइन को। कॉस पाई की जगह कॉस माइनस लिख लिया, यहाँ पे जे माइनस लिख लिया। और अगेन आपको कैलकुलेटर से हेल्प लें, या अगर आपको याद हो तो आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं डायरेक्टली। कॉस माइनस पाई जो है वो -1 के बराबर होगा, और साइन माइनस पाई 0 के बराबर है। तो यहाँ पे भी आंसर वही आ गया, -1/2। तो अब आते हैं हम अगला सवाल की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने एफएससी वगैरह में पढ़ा हुआ है। एक तो ये फार्मूला हमारा यूलर फार्मूला है, और एंगल्स आपने साइन कॉस टेन की वैल्यू इस टेबल, इस तरह के टेबल से हम याद करते थे एफएससी में। तो ये भी हेल्पफुल होगा अगर आपको ये याद है तो, वरना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं वैल्यूज़। एंगल्स के बारे में आपको याद होगा कि ये 0 से अगर स्टार्ट हो और हम लेफ़्ट साइड पे चलें यानी काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री है या पाई/2 है, फिर 180 डिग्री या पाई, 270 डिग्री या 3 पाई, और वापस 2 पाई या = 0। इस डायरेक्शन में अगर चलें तो नेगेटिव हो जाएगा, पहले -90, उसके बाद -180, और फिर -270। तो अब जो थर्ड क्वेश्चन था इसको हम देखते हैं। ये j π/2, हम सिंपली इस फार्मूले में हम अब π/2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो cos π/2 जो है वो 0 के बराबर है, और sin π/2 1 के बराबर। तो हमारा आंसर J1 या सिर्फ J। अगला सवाल, इसमें सिर्फ माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी हम माइनस साइन डाल देंगे, और आंसर सिमिलर आ जाएगा एक्सेप्ट फॉर माइनस साइन, क्योंकि साइन -π/2 जो है वो -J1 के बराबर या -1 के बराबर है। अगला है E 5π/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि डिज़ायरेबल तरीका यही है कि आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब सिंप्लीफाई में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि इसमें से 4π/2 जो कि बराबर है 2 पाई के, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। याद रहे कि किसी भी एंगल के साथ अगर आप 2 पाई प्लस कर दें या 2 पाई माइनस कर दें तो उसके वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आती। तो हम यहाँ पे एक्चुअली 2 पाई माइनस कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये इस फॉर्म में आ गया। और अब हम
यहाँ से कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ये वैल्यू भी कैलकुलेटर में पुट करेंगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। ओके, और इसका जो आखिरी सवाल है इस स्लाइड में वो ये है √2 EJ π/4। अब √2 को हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा मैग्नीट्यूड है, R है, और बाकी ये अगेन वही जो फार्मूला जो है इसको हम इस्तेमाल करके वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/√2 आ जाएगा। कैलकुलेटर अगर आपके लाइन मोड में है तो आपको फिर पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। बहरहाल रिजल्ट दोनों केस में, यहाँ पे √2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी √2 कैंसिल होकर 1 आ गया। और ये जब इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1 और J1 आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। √2 9π/4, सेम टेक्निक जो हमने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे 8π/4 को हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, यानी 2π। तो ये अब रह गया हमारे पास π/4, और यहाँ पे भी π/4, और जैसे हमने पिछले सवाल में किया था तो सेम आंसर यहाँ पे आ गया। उसी को अगर माइनस साइन से करना है कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे माइनस साइन लिख दें और बाकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें तो ये आंसर आ जाएगा 1 - J। और फाइनली ये हमारा है √2 EJ π/4, √2 कॉमन ले लिया, cos -π/4 + J sin π/4। अगेन ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर ये आ गया। तो उम्मीद है आप फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कार्टेशियन कन्वर्जन जो है वो आसानी से कर सकते होंगे। शुक्रिया।